नमस्कार दोस्तों, मैं राघव गुप्ता फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमसे पढ़ रहे थे जीएस में आप हमसे पढ़ रहे थे भूगोल, इतिहास, विज्ञान, जीएस कैप्सूल में अर्थशास्त्र के कई टॉपिक, आपने डेज के बारे में भी पढ़ा हमसे। मतलब जीएस के हर क्षेत्र में आपने हमसे अध्ययन प्राप्त किया। तो दोस्तों, आज हम सोच रहे थे कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं वो लेखपाल की भर्ती हैं और यूपी पीसीएस का जो 2020 का नोटिफिकेशन आया है इसका भी एग्जाम होगा। और सबसे बड़ी चीज बता दूं, जो लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था यूपी में, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से उसका मेंस भी आएगा। इसीलिए हमने अब जीएस के सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करने का निर्णय लिया है, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का भी आज से स्टार्टिंग की जा रही है, जिससे इसमें भी वीडियोस कंटिन्यू बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज आपको मिलती रहेंगी और आप नोट्स बनाते रहिए, जिसमें आप जीएस में कहीं से भी मात ना खाएं। हम चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट को आप इतने बारीकी से पढ़ लें जिससे किसी भी परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आ जाए तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाए। दोस्तों, ये चीज सबसे और कहना चाहते हैं हम, बात यह है कि बहुत बच्चे मैसेज करते हैं हमें, सर वैकेंसी तो इतने दिन तक नहीं आएंगी तो क्या हमारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। तो सभी बच्चों से मैं बताना चाहता हूं, पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती है। सपोज दैट आप पढ़ते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, तब क्या आपकी पढ़ाई बेकार नहीं होती है। तो वैकेंसी मान लीजिए नहीं आ रही हैं भी, तो कोई परिस्थितियां हैं, कुछ भी आप रीजन मान लीजिए, तो आप तब तक तो अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि वैकेंसी आए फिर आपको इंतजार ना करना पड़े, कोई आपके बराबर ना हो कि आपको परीक्षा में पीछे करने वाला कोई हो। तो आप कंटिन्यू लगे रहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार चाहे थोड़ा सा ही काम करते रहें वो सफल जरूर होते हैं। जरूरी नहीं कि आप ज्यादा काम करें, लेकिन एक दिन के बाद छोड़ के, 2 दिन बाद छोड़ के, 3 दिन बाद छोड़ के काम करें, वो मैंने नहीं रखता। मैंने आपके लिए क्या रखता है कि डेली काम करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो इससे आप थोड़ा सा अपने आप को समझाएं कि आज नहीं तो कल वैकेंसी तो आनी है, हमें नौकरी पानी है। तो नौकरी ऐसा तो है नहीं सरकार सारी बंद कर देगी, किसी न किसी क्षेत्र में तो नौकरी आएंगी। तो आप अभी से बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट रखिए, कभी भी निराश मत होइए कि ये वैकेंसी नहीं आ रही, वो वैकेंसी नहीं आ रही तो हम लोग पढ़ाई करना बंद कर देंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन का जो बच्चे इंतजार करते हैं बहुत ही ज़्यादा बाद में पछताते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम उनकी तैयारी नहीं हो पाती है। और फिनिक्स एकेडमी आपको निःशुल्क घर बैठे आपको पढ़ा रही है, तो आप उसका मूल्य थोड़ा सा समझिए, ठीक है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आज जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, इस क्लास में कोई एक विधिवत रूप से नहीं स्टार्टिंग से पढ़ाई जा रही। इस क्लास में केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। और आपको पता है कि हमारा कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उसके पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन ही देता हूं कि आपको वहां पर पढ़ना क्या है, उसके बारे में जानकारी पढ़िए, और पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, सब कुछ आप इसमें समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात तो है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनके हिंदी में नाम क्या है। तो पॉलिटी को हिंदी में बोलते हैं राजनीति। क्या कहा जाता है? राजनीति। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? संविधान। संविधान। क्लियर हो गई बात? कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान कहते हैं और पॉलिटी को राजनीति कहते हैं। सबसे पहली बात, अब दोनों का फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या, हम लोग पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का करते हैं, फर्क क्या? तो फर्क समझिए आप लोग। पॉलिटी क्या होती है? किसी भी देश में, देश बोला जा सकता या स्टेट बोला जा सकता। स्टेट में शासन, किसी भी देश या स्टेट में शासन। यहां पे स्टेट से मतलब ये नहीं कि यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ना। संविधान में राज्य की परिभाषा किसी देश को कही गई है।
उस देश से संबंधित कही गई है। ठीक है, किसी भी देश या स्टेट में शासन की, कहने मतलब किसी भी देश या स्टेट में रूलर होते हैं, वहां पे शासन चलता है, शासन किया जाता है। ठीक है, उसकी पढ़ाई, कहने मतलब उसकी स्टडी ही क्या होता है, पॉलिटी। क्लियर हो गई बात। किसी भी देश में शासन की पढ़ाई करना ही पॉलिटी या राजनीति कहलाता है। अब बात कर लेते हैं संविधान की। संविधान क्या है? संविधान अगर कहें तो हम लोग एक तरह से इसको कहते हैं सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह। क्लियर हो गई बात। नियमों का समूह, एक तरह से कहो नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? संविधान। सिंपल सी बात है, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहां पर जो रूल बने होंगे कि ये रूल आपको के तहत अगर आप कोई काम करते हैं तो वो वैलिड है कि इनवैलिड है, ये सब हमें पता कैसे चलता है? वो सब हमें पता चलता है संविधान के थ्रू। इनके लिए बॉडीज भी बनाई गई, वो मैं आगे बताऊंगा। नियमों का समूह ही क्या कहलाता है? संविधान। कि किस नियम के अंतर्गत किसका उल्लेख है, सब कुछ किस में मिलेगा आपको? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फर्क आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी देश में शासन की पढ़ाई करना राजनीति कहलाता है, और किसी भी देश में शासन होना है उसके लिए जो नियम बने हुए हैं वो किस में उल्लेखित हैं या किसमें संकलित हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। क्लियर होगी बात। मेन डिफरेंस तो आपको ये पता होना चाहिए। अब पॉलिटी पढ़ाई करना समझ गए, तो इसका हमें मतलब नहीं यहां पर। अब मेन काम क्या है? संविधान का। संविधान के बारे में हमें पढ़ना अच्छे से। क्लियर हो गई बात। और पढ़ना किस देश का है? पढ़ना हम भारत देश के निवासी हैं, तो भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें अच्छे से कंप्लीट करना है, A to Z। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हम लोग अपने भारत देश का संविधान है कैसा। तो सबको पता है भारत देश का संविधान कैसा है? रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में। ठीक है, लिखित रूप में भारत का संविधान है। और सबको पता होगा भी और होना भी चाहिए कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इंडिया का। क्लियर है बात। अब एक चीज और याद रखिएगा, ना ही अपने देश का जो नियम और कानून है वो ज्यादा ही कठोर है, और ना ही ज्यादा मुलायम। एक तरह से कह सकते हो कि ना ही ज्यादा किसी प्रकार से कठोर नियम बनाए गए और ना ही ज्यादा किसी भी नियम में ढील दी गई है। क्लियर है बात। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यही बात कर लेते हैं, ये तो हो गई विशेषता हमारे संविधान की। अगर बात की जाए पूरे भारत का सबसे बड़ा कानून कौन सा है, तो आप कह सकते हो संविधान। सुप्रीम लॉ ऑफ द इंडिया, तो क्या है? संविधान। क्लियर हो गई बात। सुप्रीम लॉ ऑफ द इंडिया। और एक तरह से कह सकते हो किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून क्या होता है? संविधान। किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून संविधान होता। क्लियर हो गई बात। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि संविधान, ये तो हो गई विशेषता। ठीक है, संविधान बना किससे? संविधान के अंदर क्या क्या है, कहने मतलब है कंटेंट्स ऑफ संविधान, या एक तरह से कह सकते हो कंटेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या पढ़ना उसमें। कंटेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा, तीन चीजें मेन पढ़नी है आपको। क्या क्या? एक पढ़नी है
22 पार्ट्स, 22 भाग, 12 अनुसूची, शेड्यूल जिसको बोलते हैं, 395 अनुच्छेद। इतनी चीजें इसमें आपको अध्ययन करनी है, और यही चीजें अगर आपने पढ़ ली पूरी की पूरी पॉलिटी क्या हो जाएगी, समाप्त। फिर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा संविधान जो पढ़ा जाता है या उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसमें जो संकलित है वो केवल इतनी चीजें, 22 भाग, 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद। अब यही बात कर लेते हैं कि 12 अनुसूची हैं। जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची। तो हम यहां पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना ही बताएंगे। ये तो वर्तमान में ये जो है 3 चीजें मैंने लिखी, 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल, 395 आर्टिकल। ये वर्तमान का सिनेरियो है। लेकिन जब संविधान मूलता था, एक तरह से कह सकते हो जब बना था, तब क्या था? तब पता होना चाहिए 22 भाग ही थे, 8 अनुसूची थी, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, केवल और केवल डिफरेंस किस में आया था? अनुसूची में। क्लियर बात? जब बना था तो 8 अनुसूची थी और प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 12। तो कहने मतलब वर्तमान में कितना परिवर्तित हुआ? वर्तमान में 4 अनुसूचियां बढ़ गई। और अब एक चीज याद रखिएगा, एक शब्द संविधान में आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, वो है संशोधन, जिसको अमेंडमेंट कहते हैं। संशोधन, संशोधन सबको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। संविधान हमारा लिखित संविधान है, इसमें किसी भी चीज को हटाना या जोड़ना, किसी भी नियम या कानून को जोड़ना या हटाना, उसको क्या कहते हैं? संशोधन कहलाता है। और समय समय पे निम्नलिखित संशोधन किए गए। संशोधन करना आवश्यक है। कोई भी चीज अगर जोड़ी भी जाएगी या हटाई भी जाएगी, संशोधन के माध्यम से हटाई जाएगी, वरना नहीं हटाया जाएगा। क्लियर बात? याद रखिएगा। तो एक तरह से आप देखें, जब संविधान बना था तब भी 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 हो गई। तो आप देख रहे हो बढ़ोतरी शेड्यूल में कितनी है? 4 की। सिंपल सी बात है, जब 4 अनुसूचियां बढ़ी हैं, कहने मतलब जब जुड़ी हैं, ठीक है, तो क्या हुआ होगा? संशोधन हुआ होगा। तो संशोधन आपको समझ में आ गया। संविधान में किसी भी कानून शब्द, कुछ भी कह सकते हो, कानून शब्द को हटाना या जोड़ना क्या कहलाता है? संशोधन, मतलब अमेंडमेंट। क्लियर हो गई बात? और अमेंडमेंट के बिना कोई भी चीज जोड़ी या हटाई नहीं जा सकती। अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। और अमेंडमेंट तो है 100+, लेकिन हम सब नहीं पढ़ेंगे सीरियल वाइज। जो जो हमें मिलते जाएंगे वो हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। आप यहां पर एक एक शब्द पहले समझो हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अब यहां पे मैं बता दूं, अब पहले शब्दों से परिचित हो। जो ज्यादा आपको मिलेगा, एक शब्द आपको पता चल गया, संशोधन आपको मिलेगा, भाग मिलेंगे, अनुसूचियां मिलेंगी, अनुच्छेद मिलेंगे। तो इनसे पहले आप शब्दों से परिचित हो, क्योंकि मैं उस तरह से पढ़ाऊंगा कि कोई भी पहली बार भी पॉलिटी पढ़ रहा होगा ना, उसको भी समझ में आएगा कि पॉलिटी जो संकलित है वो कितने भागों से संकलित है? 3 चीजों से मेन, एक पार्ट, एक शेड्यूल, एक आर्टिकल। क्लियर? संशोधन का मतलब मैंने बता दिया, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज को जोड़ना या हटाना। अगर उसके बीच में कोई मीडियम का काम करेगा, माध्यम का काम करेगा, वो संशोधन। संशोधन के बिना संभव है ही नहीं। क्लियर है? तो संशोधन इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। संशोधन जैसे जब होंगे, जैसे पहला संशोधन हुआ तो पहला संशोधन होगा। पहला संशोधन 1951 में हुआ था।
उसके बाद वहां पे लिखा होगा पहला संशोधन, सन लिख दिया जाएगा 1951। कहीं कहीं मिलेगा आपको 21वां संविधान संशोधन 1967 में। तो जो सन लिखा होता, सन का मतलब होता उस साल में ये संशोधन किया गया था। उसके पहले चीजें प्रभावी नहीं थी, लेकिन जब से ये हो गया उसके आगे प्रभावी हो रही। क्लियर है कोई बात? तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर क्या है, स्तंभ। क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आई ना आपको? अब पिलर की बात कर लेते हैं, स्तंभ की। तो ये सब चीजें देखिए, मैं इनको एक एक अच्छे से बताऊंगा। अनुसूची की अलग वीडियो होगी, भाग की अलग होगी, अनुच्छेद तो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आप आज केवल इंट्रोडक्शन समझिए कि पढ़ना क्या है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिट्यूशन के स्तंभ, पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा 3 स्तंभ है मेन। कितने स्तंभ हैं? 3। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है विधायिका, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। क्लियर हो गई बात? दूसरा है कार्यपालिका, कार्यपालिका जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तीसरा है जुडिशरी, न्यायपालिका, न्यायपालिका। ये 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ठीक है। 3 प्रमुख स्तंभ हैं और इन्हीं के बारे में मेनली पढ़ना है, इन्हीं के बारे में पूरा का पूरा। अगर ये 3 हमको समझ में आ गए, और 3 ही का पूरा रोल है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहां पे देखते हैं कि कैसे इनका वर्क है, क्या क्या काम होता है। तो विधायिका जो लेजिस्लेचर है उसका वर्क क्या है? जो लॉ बनाते हैं, जो लॉ बनाते हैं, कहने मतलब जो कानून को बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कौन से स्तंभ के पार्ट होते हैं? विधायिका के। क्लियर है बात? यहां पे लिख सकते हो आप, जो कानून को बनाते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं इन्हीं में से जो कानून को बनाते हैं। तो कौन कौन लोग बनाते हैं? तो देखिएगा 2 प्रकार से कानून बनते हैं। एक बनते हैं पार्लियामेंट, संसद में, और एक बनते हैं राज्य विधान मंडल में, जिसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर बात? अब जैसे संसद में बनते हैं, तो आप कह सकते हो कानून का, जो कानून बनाए जाते हैं वो कहां बनाए जाते हैं? तो कहां बनाए जाते हैं? संसद में। आसानी से आप बता सकते हो। तो ये किसके पार्ट हैं? विधायिका के। अब संसद में सबको पता होता है यहां पर किसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं? जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि द्वारा कानून बनाए जाते हैं। संसद में 2 प्रकार के प्रतिनिधि हैं, 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। क्लियर बात? अगर हम इनको बात करें, इनको कहा क्या जाता है? इनको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? एमपी। और इसको भी बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। इसीलिए कहा जाता है लोकसभा सदस्य, इसीलिए कहा जाता है राज्यसभा सदस्य। क्यों? क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो एक ही शब्द है ना, दोनों के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। क्लियर बात? तो ये आसानी से, तो ये दोनों सदन से भी स्वीकृति होना आवश्यक है किसी कानून को बनाने के लिए। इसी तरह यहां पर भी राज्य विधानमंडल में 2 काम करते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहने मतलब विधानसभा और विधान परिषद। क्लियर हो गई बात?
ये सब विधायिका के पार्ट है। देश में किसी भी प्रकार का कानून बनाना है तो विधायिका की जरूरत वहां पर पड़ेगी। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। आपको तो पता ही होगा, लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। पॉपुलर हाउस कहा जाता है। एक शब्द कहते हैं पॉपुलर हाउस और एक वर्ड बोलते हैं लोअर हाउस। क्लियर बात? और अपर हाउस राज्यसभा को, निम्न सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा। क्लियर हो गई बात? अब अगर विधानसभा और विधान परिषद की बात कर लें तो यहां के अगर आगे एम लगा हो, एम का मतलब क्या होता है? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तभी आप लोग विधायक जी को क्या कहते हो? MLA, और MLC भी होते जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो इनके सदस्य होते हैं इनको कहा जाता है MLA, और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसको कहते हैं MLC। क्लियर है बात? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, विधायिका पूरा राज्य विधानमंडल संसद सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। आप समझ गए होंगे जो कानून बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? विधायिका। क्लियर हो गई बात? अब बात कर लेते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका क्या है? तो याद रखिए, जो कानून को लागू करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं इंप्लीमेंट करते हैं। जो कानून को लागू करते हैं, ये तो कानून बना दिए विधायिका के सदस्य लोग। कार्यपालिका का काम क्या है? वो कानून को लागू करवाएंगे, और कानून को लागू करवाने के लिए दो प्रकार के यहां पे सदस्य होते हैं। कैसे? एक होते हैं पॉलिटिकल, जिसको बोलते हैं राजनीतिक, और एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको बोलते हैं प्रशासनिक। क्लियर है बात? अब बात कर ले अगर हम राजनीतिक और प्रशासनिक की, तो आपको पता है राजनीतिक के अंतर्गत कौन आ जाएगा? PM, CM, CMO, CMO मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, COM, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्रिपरिषद होती है। क्लियर हो गई बात? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद का समूह। तो इस प्रकार के राजनीतिक सदस्य होते जो कानून को लागू करवाते हैं। तो आप कह सकते हो इनका एक टाइम पीरियड क्या होता? निश्चित होता, क्योंकि जरूरी नहीं जो प्रधानमंत्री है आज है वो आगे ना हो। ठीक है? तो एक तरह से कह सकते हो जो राजनीतिक सदस्य होते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत जो कानून को लागू करवाते हैं, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं अस्थायी। कैसे होते हैं? अस्थायी। प्रशासनिक सदस्यों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? IAS। क्लियर बात? IPS। तो सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रशासनिक, जो कानून को लागू करवाते हैं। लेकिन ये कैसे सदस्य होते हैं? ये होते हैं स्थायी, क्योंकि एक बार IAS बन गया तो पूरे अपने 60 साल जब तक नौकरी की अवधि रहेगी तब तक वो बिताएगा। क्लियर है बात? आसानी समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको पता चल गया जो कानून को लागू करवाते हैं वो कार्यपालिका होते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यायपालिका का वर्ग, जो संविधान में आपको पढ़ना है। ये कानून को बना दिए, ये कानून को लागू करवा दिए। अब कानून का अगर उल्लंघन हो या कोई भी नियम बना दिए गए उसका हनन किया जा रहा, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? एक तरह से आप कह सकते हो कानून को सुरक्षा कौन देगा? कानून को सुरक्षा प्रदान करना किसका काम है? न्यायपालिका का। अब न्यायपालिका के अंतर्गत सबको पता है देश में सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। राज्यों में प्रत्येक राज्य या एक से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट। उसके नीचे सबको पता है सिविल कोर्ट, जो जिलों में होती है।
ठीक है। सिविल कोर्ट, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब न्यायपालिका के अंतर्गत है। तो इस प्रकार आपको पता चला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और इसी बारे में आप अध्ययन करना। जैसे आपने 3 भाग पहले पढ़े, भाग, अनुसूची और आपने देखा अनुच्छेद। तो कुछ नहीं है, पूरी पॉलिटी में बस यही इन्हीं का पूरा रोल है। जैसे आप जब पॉलिटी के अंदर जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट अलग पढ़ोगे, हाई कोर्ट अलग पढ़ोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग पढ़ोगे, इनके बारे में अलग पढ़ोगे, इनके बारे में अलग पढ़ोगे, इन सब के बारे में अलग, इन सब के बारे में अलग, इन सब के बारे में अलग। कहने मतलब यही सब चीजें एक एक करके तोड़ दो तो क्या निकल के आ गया, एक एक लेसन पढ़ा, खत्म हो गई पॉलिटी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक तरह से ये कह सकते हो कि ये किसी भी ये चैप्टर हैं, उन चैप्टर के अंतर्गत हमें वो हेडिंग कंप्लीट करनी। क्लियर हो गई बात। जो 22 भाग हैं उनको हम लोग एक एक मेन चैप्टर मान के अध्ययन कर लेंगे, सब कुछ में आ जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, पॉलिटी बहुत सरल है, आप हमसे पढ़िएगा, बहुत अच्छे से मजा आएगा। ठीक है, अब यहीं पे मैं बात कर दूं, ये हो गया, ये सब तो पढ़ोगे। इसके पहले संविधान में हमें पढ़ना क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टार्टिंग है, संविधान की आवश्यकता कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, तो वो भी मैं आपको यहीं पे बता दूं। इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी ये। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं उसकी रूपरेखा जरूर बनाइए। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबको पता है जब भारत देश आजाद हो रहा था, अंग्रेज यहां से जा रहे थे, तो जो नियम बने हुए थे किसके बने हुए थे? अंग्रेजों के नियम बने हुए थे। और अंग्रेजों के नियम 1947 में जब देश आजाद हुआ तब उसी नियम पे सारे काम किए जाते थे। अब भारत देश को क्या चाहिए था कि उसका अपना संविधान हो, उसके अपने नियम हो, उसके अपने कानून हो, इसीलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। क्लियर बात? तो मैं बता दूं कैसे उसका क्रम चला। जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, यहां पे अगर हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, निर्माण। जब तक देश आजाद नहीं हुआ था तब तक एक एक्ट था अंग्रेजों का, कौन सा? 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जितने भी कानून थे वही नियम अप्लाई हो रहे थे। कब तक? जब तक भारत का संविधान स्वयं नहीं बन गया था। क्लियर बात? इसीलिए 1935 ईस्वी का जो भारत शासन नियम था, ये सबसे ज्यादा प्रभाव भारत के संविधान पर डालता है। या कह सकते हो कि कौन से एक्ट का सबसे ज्यादा प्रभाव भारत के संविधान पर है, तो 1935 का। स्टार्टिंग कहां से हुई थी? तो जब अंग्रेज लोग थे वो तो आए थे व्यापार करने को उद्देश्य से, लेकिन भारत में धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे नियम कानून बनाए स्टार्ट। तो इस प्रकार उन्होंने एक्ट लगाए 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर है बात? रेगुलेटिंग एक्ट 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद 1784 के बाद क्या हुआ? 1793 यहां पे चार्टर एक्ट चालू कर दिए। 1793, 1813, 1833, 1853 ये सब राजलेख ले आए, चार्टर एक्ट स्टार्ट कर दिए। इसके आगे जोड़ दिया था 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का, ये सब 20-20 साल में होने लगे। इस तरह से ये दो एक्ट अलग लाए, ये अलग लाए, तो ये क्रम भी पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद 1853 से बाद सीधा
में कोई नियम कानून नहीं, सीधा शासन कहाँ चला गया, सीधा कंपनी के हाथ, जो कंपनी की बागडोर थी सीधा ब्रिटेन से शासन चलने लगा। 1858 का शासन अधिनियम हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1861 का अधिनियम आया, ठीक है। 1861 के बाद क्या हुआ, जो मेन है वो 1892, फिर 1909 का जिसको कहते हैं मार्लिमेंटो, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, 1935 का आई अधिनियम, फिर 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। क्लियर बात। तो इस तरह से इसका काला क्रम भी पूछा जाता है कि कौन से एक्ट कब आए, ये किसके बाद क्या आया। जैसे 4 आ गए, असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर लगाओ, कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो आप बता सकते हो, ठीक है, आप बता सकते हो। तो आप यहाँ पे परेशान मत हो, मैं आपको एक एक एक्ट कराऊंगा, उसमें इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें होंगी सारी मैं आपको जोड़ूंगा। क्यों परेशान हो आप निश्चिंत रहो, आप केवल हमारे साथ पढ़ाई करते रहो, ठीक है। पॉलिटी मैं समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी। जैसे कि हमने जीएस में हर सब्जेक्ट समझाए, उसी तरह आपको पॉलिटी भी मैं समझाऊंगा। जीएस में आपको कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आज पॉलिटी का इंट्रोडक्शन बस इतना ही है। तो अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लेंगे क्या, अनुसूचियां। अनुसूची पढ़ लेंगे जिससे हमें क्लियरिटी थोड़ी सी मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे हम लोग एक्ट भी पढ़ेंगे और सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पॉलिटी की इंट्रोडक्शन क्लास कैसी लगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और गारंटी है याद कराने की जिम्मेदारी आज के बाद पॉलिटी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप नंबर केवल आप गेन कर सकते हैं, कभी घाटे में नहीं जाएंगे। सीमित सब्जेक्ट है, सीमित चीजें आती हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है। तो दोस्तों अब मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।